सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू राधिया क्लासेस अगेन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी टर्म वन का जो फिजिक्स का सिलेबस है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आने और कौन कौन से टॉपिक्स नहीं आने। तो कहूंगा एक सिंपल सी बात, रिड्यूस सिलेबस ऑफ क्लास 12th फिजिक्स जो टर्म वन के लिए होने वाला है। जैसे कि आपको पता है सीबीएसई ने इस साल जो दो टर्म्स के अंदर एग्जाम को डिवाइड करा, टर्म वन और टर्म टू। टर्म वन में कौन कौन से चैप्टर आने सबसे पहले वो बताऊंगा, कितने मार्क्स का टर्म वन का एग्जाम होगा, और उसके बाद अभी सिर्फ डिटेल डिस्कशन होगी टर्म वन की। टर्म टू की डिस्कशन वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। टर्म वन के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आने और उनके अंदर से कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो सिलेबस से रिड्यूस हो चुके हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आपको हर एक टॉपिक के बारे में पता चलेगा भी वो आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो फटाफट से पहले शुरुआत करता हूं। इसके अंदर सबसे पहली डिस्कशन होगी हमारे पास टर्म वन के अंदर कौन कौन से चैप्टर आने। टर्म वन के अंदर टोटल 7 चैप्टर्स होंगे हमारे पास। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट नंबर 1, इसके अंदर 2 चैप्टर होंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके टोटल मार्क्स होंगे हमारे पास। उसके बाद यूनिट 2 भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। यूनिट 2 है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, इनके टोटल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं 17। ये 17 मार्क्स के हमारे पास 2 यूनिट बनने वाले हैं। मतलब टोटल कितने चैप्टर हो गए, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 3 चैप्टर इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद आया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये टोटल मिला के आपका जो बनने वाला है वो 16 पीरियड्स, मतलब 16 लेक्चर्स लेता है अप्रोक्सीमेटली। इतने लेक्चर्स में ये जो यूनिट है ये खत्म होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसके अंदर फिर 2 चैप्टर है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा अल्टरनेटिंग करंट। ये दोनों यूनिट मिला के 18 मार्क्स के, और आपका टर्म वन जो है वो 35 मार्क्स का होने वाला है। टर्म वन जो है वो 35 मार्क्स का होने वाला है। और आपको बता दूं सीबीएसई वालों ने क्या बोला भी, हमारा 35 मार्क्स का जो टर्म वन एग्जाम होगा टोटली एमसीक्यू बेस्ड होगा। इसके अंदर एमसीक्यूज आएंगे और साथ ही साथ असर्शन, रीजन एंड केस स्टडी क्वेश्चंस टाइप भी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यार एक बार चैप्टर 1 से शुरुआत करता हूं। चैप्टर 1 है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे लिख के दिए गए, कौन सा टॉपिक आपका रिड्यूस हुआ और कौन सा नहीं हुआ ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो इतना लेट बनाने का रीजन क्या, अगर मैं स्टार्टिंग में बना देता, मतलब जब सिलेबस आया था तब तक आपको पता ही नहीं था भी सिलेबस के अंदर कौन से टॉपिक आपने पढ़ने या नहीं पढ़ने, क्योंकि आप चैप्टर से गो थ्रू नहीं हुए थे। इस टाइम पे आके जब हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है तो मोस्ट ऑफ दी बच्चे जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करके बैठे होंगे। अब उनको बताना भी इस सिलेबस में आपका कौन सा टॉपिक आना और कौन सा नहीं आना मेरे हिसाब से अब ज्यादा बेनिफिशियल है। इसलिए इस वीडियो को आज शूट कर रहा हूं और आपके सामने रख रहा हूं भी कौन कौन से टॉपिक आने, कौन कौन से टॉपिक नहीं आने। तो भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड में बात करूं, जो सा सिलेबस में से रिड्यूस हुआ है वो सिर्फ एक टॉपिक है। आप देख रहे हो इसके अंदर सारा कुछ है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कूलम्स लॉ है, फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। सिर्फ एक चीज है जो रिड्यूस हुई है इसके अंदर से, वो हमारे पास क्या है, गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से निकाली गई थी, ड्यू टू स्फेरिकल शेल। वो स्फेरिकल शेल वाली जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अंदर से रिड्यूस कर दी गई है, वो इसके अंदर से रिड्यूस कर दी गई है। स्फेरिकल शेल वाली जो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम थी वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो इस बार आपके एग्जाम में नहीं आएगी। बाकी दोनों एप्लीकेशन आपके एग्जाम में आने वाली है, जैसे इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, वो आपके सिलेबस में है, वो आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, अब तो एमसीक्यूज है, डेरिवेशन तो डायरेक्ट आनी नहीं। तो भाई एमसीक्यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, उन गॉस थ्योरम के रिजल्ट्स जो एप्लीकेशन है उनके रिजल्ट्स अच्छे से याद रखने होंगे। डेरिवेशंस को एक बार पढ़िए और रिजल्ट्स याद रखिए ताकि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलता हूं। चैप्टर नंबर 2 में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, डाइपोल, सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विड पोटेंशियल सरफेस, सब कुछ आने वाला है, सब कुछ। मेरे हिसाब से इस चैप्टर के अंदर कोई भी मेजर रिडक्शन नहीं है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है जो रिड्यूस किया हो। मतलब ये आपका कंप्लीट चैप्टर आने वाला है, ये आपका कंप्लीट चैप्टर आपके सिलेबस में है। कंप्लीट चैप्टर सिलेबस में होने का मतलब आपका इसमें से कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया, सारा का सारा मतलब जितने भी टॉपिक्स आपको कराए गए हैं, जितने भी टॉपिक्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं, सारे इसके अंदर से आने हैं। एक आधा कोई छोटा मोटा टॉपिक होगा, वैसे जहां तक देखा जाए सिलेबस के अंदर यहां पे जो लिखा गया है कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है एनसीईआरटी से जो मिस है। हाँ, एक वेन डी ग्राफ जनरेटर जो है वो 3 साल पहले या 4 साल पहले ही काट दिया गया था, या इससे भी पहले काट दिया गया था। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर इज नॉट इन योर सिलेबस। वेन डी ग्राफ जनरेटर इज नॉट इन योर सिलेबस, वो वेन डी ग्राफ जनरेटर आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उस टॉपिक को बहुत पहले ही काट दिया गया था, वो आपकी रिडक्शन नहीं है, वो आपसे 6-7 साल पहले की रिडक्शन है।
तो उसको हम रिड्यूस सिलेबस में काउंट नहीं करते, दैट्स व्हाई वेन डी ग्राफ जनरेटर इज नॉट इन योर सिलेबस। तो भाई थर्ड चैप्टर से अब चलता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखिए सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीआई रिलेशन, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, सब कुछ है। सिर्फ एक टॉपिक जो रिड्यूस किया गया वो है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम द चैप्टर 3। चैप्टर 3 से कलर कोडिंग को रिड्यूस कर दिया गया। अब कलर कोडिंग आपके सिलेबस में नहीं है, आप कलर कोडिंग को छोड़ के जा सकते हो, उसका सिलेबस सीबीएसई के अंदर नहीं होगा, मतलब उसका क्वेश्चन आपका सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर नहीं होगा, वेदर एमसीक्यू फॉर्म में हो या जो मर्जी फॉर्म में हो, कलर कोडिंग से क्वेश्चन नहीं आने वाला। बाकी सब कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका आने वाला है, एज इट इज सारे टॉपिक रखे गए हैं, एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर से काटा गया, दैट इज कलर कोडिंग। तो जहां तक देखा जाए पहले 3 चैप्टर से कोई मेजर रिडक्शन नहीं है, कोई मेजर रिडक्शन नहीं है, ठीक है। अब आता हूं चैप्टर नंबर 4 पे, दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के सिलेबस की तरफ उठा के देखो, आपको सारे टॉपिक लगभग यहां पे दिखेंगे सिवाय एक टॉपिक के, और वो टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। वो टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। यहां पे आप देखोगे गैल्वेनोमीटर भी है, उसकी सेंसिटिविटी, उसकी कन्वर्जन, एम्पियर सर्कुटल लॉ, टॉर्क ऑन अ डायपोल, फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स, फिर उसके बाद फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइडल सोलेनॉइड, सर्कुलर लूप, एम्पियर सर्कुटल लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ, सब कुछ है एक्सेप्ट साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द सिलेबस, देयर इज नो साइक्लोट्रॉन इन 2021 एंड 22, ना ये 2021 में था ना 21-22 में है। साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस साल से फिर से साइक्लोट्रॉन रिड्यूस है। बाकी सब कुछ इस चैप्टर से आपने पढ़ना है। आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ साइक्लोट्रॉन को रिड्यूस किया गया, बाकी सारे टॉपिक्स को हमने मतलब यहां पे इंक्लूडेड किया गया, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 4 से आप क्या देख रहे हो, कोई ज्यादा रिडक्शन नहीं, अभी तक कुल 3 टॉपिक कटे, गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन, साइक्लोट्रॉन और कलर कोडिंग। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर जिसके अंदर से एक मेजर रिडक्शन आप कह सकते हो हुई है आपकी। वो मेजर रिडक्शन क्या है हमारे पास, देखिए क्या था, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स। इसके अंदर से जो रिडक्शन है आप देखोगे, मैग्नेटिक डायपोल एंड इट्स फील्ड, जो डायपोल पढ़ते हो ना आप और उसकी फील्ड, उसको रिड्यूस कर दिया गया, वो आपके सिलेबस में नहीं है। और इसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल्स, जितने भी मटेरियल्स आते हैं, चाहे वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, चाहे वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, चाहे वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, चाहे उनका हिस्टेरेसिस लूप है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, वो सब कुछ रिड्यूस कर दिया गया। जो सिलेबस में आना है वो क्या है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सब कुछ आने वाला है हमारे पास, ठीक है। ये वाला रिडक्शन देखो, ये वाला रिडक्शन इसलिए बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल सेम पढ़ के आ रहे हो। मैग्नेटिक मटेरियल्स का रिडक्शन एक बेनिफिट है आप सभी के लिए, ये एक मेजर रिडक्शन मैं मानता हूं आप सभी के लिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव में आने वाला है, तो जो कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस टॉपिक को पढ़ के जाना। फिर बता रहा हूं, आप सीबीएसई के लिए इस टॉपिक को छोड़ सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे 2020 में भी नीट के अंदर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, दैट इज रिलेटेड टू परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। क्लियर? तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक व्हिच हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द सिलेबस। सारा का सारा चैप्टर आना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ, इंड्यूस ईएमएफ, करंट, लेंज लॉ, एडी करंट, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। देखो ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है जो इसके अंदर से काटा गया, क्योंकि इसके अंदर है ही 4 चीजें, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एडी करंट, लेंज लॉ एंड फैराडे लॉ। इसके अंदर ऑल्दो मोशनल ईएमएफ नहीं लिखा हुआ, बट मैं मोशनल ईएमएफ को इसी लेंज लॉ का पार्ट मानता हूं, मैं इसी इंड्यूस ईएमएफ का पार्ट मानता हूं मोशनल ईएमएफ को, तो वो यहां पे इंक्लूड किया जाएगा। मतलब देयर इज नो रिडक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर, इस चैप्टर से भी कोई रिडक्शन नहीं है। अब ये आखिरी चैप्टर टर्म 1 का ये आखिरी चैप्टर है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर से रिडक्शन बिल्कुल बहुत कम की गई है, मेजर रिडक्शन सिर्फ एक ही चैप्टर से है, दैट इज फ्रॉम मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस जो अल्टरनेटिंग करंट में सभी टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं, एसी, पीक एंड आरएमएस वैल्यू, रिएक्टेंस, इंपेडेंस, एलसी ऑसिलेशंस, इसका क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट, मतलब इसके अंदर आपने प्रूफ्स नहीं करने, आपको सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट का मतलब है सिर्फ आपको इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ना है, इसका प्रूफ वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। और एलसीआर सीरीज सर्किट, रेजोनेंस, पावर इन एन एसी सर्किट, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। तो बच्चे पूछेंगे सर रिड्यूस क्या हुआ,
इसके अंदर दो टॉपिक छोटे छोटे से रिड्यूस हुए। एक पावर फैक्टर के बारे में आपको पूछा जाता है, पावर फैक्टर के बारे में नहीं पूछा जाएगा। वे देखो, अगर पावर पढ़ रहे हो तो भाई पावर इन एन एसी सर्किट पढ़ रहे हो तो पावर फैक्टर भी पढ़ ही लोगे, एक छोटी सी डेफिनेशन है। और जो एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर से काटा गया वो है वॉटलेस करंट, दैट इज वॉटलेस करंट। इस वॉटलेस करंट को इसके अंदर से रिड्यूस कर दिया, वॉटलेस करंट वाला टॉपिक छोड़ सकते हो, एक छोटा सा टॉपिक था जो इसके अंदर से रिड्यूस कर दिया गया। तो ये थी टर्म 1 की रिडक्शन। इन टॉपिक्स को छोड़ के आप किसी की बातों पे या कोई भी किसी के भी कहने पे कोई टॉपिक मत छोड़ना, क्योंकि अगर वो आपके एग्जाम में आ गया तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। मैंने आपको बता दिया, जितना मैंने इसके अंदर से देखा लास्ट ईयर और इस साल भी कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं वो मैंने आपको बता दिए। टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं, फिर भी आपको बताऊंगा कॉम्पिटिटिव के लिए ट्राई करना, भी उसको पढ़ लो, आपको इस चैनल पे पढ़ाए जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है सीबीएसई में वो टॉपिक नहीं आने वाले। और बात रही स्टेट बोर्ड वालों की, स्टेट बोर्ड वालों के लिए अभी कुछ क्लैरिफाई नहीं है, हर स्टेट बोर्ड का अपना अलग होगा, उनके पेपर में वो क्वेश्चन आने हैं या नहीं आने, या टॉपिक आने या नहीं आने, वो अपने बोर्ड्स के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो भाई ये सीबीएसई वालों के लिए था। सीबीएसई वालों इस सिलेबस के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो, जो सिलेबस के अंदर से रिड्यूस हुए वो टॉपिक मैंने आपको बता दिए। तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर दो, सबको टर्म 1 के सिलेबस के बारे में बता दो। टर्म 2 का सिलेबस बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।